स्टूडेंट्स, वेलकम टू 11th क्लास। 11th क्लास में आज मैं आप लोगों के साथ केमिस्ट्री शुरू करने वाली हूँ और जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज मैं रेगुलर वीडियोस डालूंगी पूरा सेशन, सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड। आज हम लोग पहला वाला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होते हैं। इससे पहले भी टॉपिक्स हैं जैसे मैटर क्या है, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, वो सारे टॉपिक्स आई सपोज आप लोग 9th क्लास में अच्छे से कर चुके हैं। और अगर किसी को उन टॉपिक्स में कंफ्यूजन है तो 9th क्लास के मेरे सेम टॉपिक पे वीडियोस हैं, आप उनको देख लीजिए। तो इसमें हम टाइम ना वेस्ट करते हुए 11th को स्टार्ट करने की शुरुआत करते हैं। तो 11th को स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के साथ। कुछ लॉज को स्टडी करेंगे। आप लोग बोलोगे 9th में भी पढ़े थे मैम, 9th में बिल्कुल पढ़े थे, 2 लॉज पढ़े थे, 2 ऑफ देम। अब उसके बाद वाले लॉज को भी हम स्टडी करेंगे, लेकिन एक बार रिमाइंड करने के लिए शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बारे में आप सब लोग आई सपोज बहुत अच्छे से जानते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसका कहना है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होता है तो उसमें जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, रिएक्टेंट है, वो सारा का सारा मास जो है कंजर्व रहता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाएगा लेकिन उसका टोटल मास विल बी सेम। टोटल मास मतलब का, जैसे मान लो मैं ये कहती हूँ H2 प्लस O2 क्या बना रहा है, H2O। बच्चों अब आप लोग 11th क्लास में आ गए हैं तो डू नॉट एवर फॉरगेट टू बैलेंस द इक्वेशंस। अब खाली इक्वेशन लिखने से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को बैलेंसिंग करनी है, अदरवाइज सारी चीजें गलत होंगी। तो बैलेंसिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपने 2 और ये 2 हो गया बैलेंस इक्वेशन। इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे H2 कितना है, O2 कितना है, उतना ही अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। देखो ये अलग प्रोडक्ट बना है तो इन दोनों का मिला के जो मास है वो इसका टोटल मास के बराबर होगा। देखो कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, मोलिक्यूल है तो मोलिक्यूल का 2 हो गया और 2 यानी कि 4 ग्राम हाइड्रोजन है यहाँ पे। और ऑक्सीजन का कितना होता है मोलर मास, ऑक्सीजन गैस का, दैट इज 32 ग्राम। ठीक है, 32 ग्राम। तो टोटल कितना हो गया, 36 ग्राम। वाटर का मोलर मास कितना होता है, 2 हाइड्रोजन का और 16 ऑक्सीजन का, दैट इज 18 ग्राम। एंड 18 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 36 ग्राम, है ना। अब कोई भी इक्वेशन लेकर के किसी को भी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट देखेंगे तो आपको ये हमेशा बराबर मिलेगा। दिस इज first law, that is law of conservation of mass, and it states that total mass of reactants is always equal to total mass of products in a balanced chemical equation, right? अब आगे चलते हैं। अगर आपको मोलर मासेस में दिक्कत है तो आप बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। मोलर मासेस क्या होते हैं ये चेक करने के लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस देखिए 9th क्लास की, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। सेकंड है आपका law of definite proportions. Law of definite proportions. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है, कंपाउंड कब बनता है, जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन हो जाते हैं, मतलब फिजिकली उसको हम अलग नहीं कर सकते। जैसे अभी अभी हमने क्या किया था, H2 प्लस O2 केमिकली कंबाइन होकर क्या बना रहे थे, H2O बना रहे थे, राइट। ये कंपाउंड है, किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, ये लॉ फॉलो कर रहा है डेफिनेट प्रोपोर्शन का। अब पानी की बात है, वाटर ले लो आप, या कार्बन डाइऑक्साइड ले लो आप, या H2SO4 ले लो, या HNO3 ले लो, कोई भी एनी कंपाउंड। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर वाटर है तो वो हमेशा बनेगा 2 एटम्स हाइड्रोजन और 1 एटम ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से। अब चाहे वो पानी मेरे घर से उठा लूं या समुद्र में से उठा लूं या लैब में केमिकल रिएक्शन करके पानी बना ले, पानी बनेगा तो हमेशा 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन होंगे तभी बनेगा। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन चल थोड़ा सा ज्यादा है H3O बना लो,
नो, वो कुछ और हो जाएगा, वो फिर पानी नहीं रहेगा। अरे ऑक्सीजन ज्यादा है ना, चलो H2O2 कर दो, फिर वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा, वाटर नहीं रहेगा। अलग अलग कॉम्बिनेशन में कंबाइन कर सकते हैं, बट वो कंपाउंड नहीं बनेगा। ये क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। जब भी CO2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो हमेशा एक एटम कार्बन का 2 एटम्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। ये क्या कह रहा है, 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम सल्फर का और 4 एटम ऑक्सीजन के कंबाइन करेंगे। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम आगे आएंगे। अब नया लॉ एक आने वाला है, ये आपने छोटी क्लासेस में किया है। अब नया लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस ये क्या कहता है, ये एक नए तरह का लॉ है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का क्या मतलब हुआ, देखो अभी अभी हमने बात की कि दो कोई भी एलिमेंट अलग अलग प्रोपोर्शन में कंबाइन करेंगे तो अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे। 2 कंपाउंड मान लो, से फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया H2O और दूसरा मैंने मान लिया H2O2। दोनों किससे मिलकर बने हैं, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। अलग कंपाउंड क्यों है, क्योंकि कंपोजिशन अलग है। तो इस तरह के आप और भी केस देखने को मिलोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर मैं बोलूं SO2 या SO3, राइट। एक ही तरह के एलिमेंट्स है लेकिन प्रोपोर्शन अलग है। अब लॉ की बात करते हैं। लॉ क्या कहता है, जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि एक ही तरह के एलिमेंट्स अलग अलग रेशियो में कंबाइन होकर अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं, एंड उन दोनों ही कंपाउंड में एक एलिमेंट का मास सेम है। देखो इसमें दोनों ही में हाइड्रोजन का मास सेम है, इसमें दोनों में कार्बन का मास सेम है, और इसमें दोनों में सल्फर का मास सेम है। इस केस में क्या बताया मैंने कि 2 अलग अलग कंपाउंड बने हैं सेम एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन में से, और उन दोनों एलिमेंट्स में से एक का मास दोनों ही कंपाउंड में बराबर है। तो वो जो दूसरा जिसका मास बराबर नहीं है, वो दोनों कंपाउंड में एक दूसरे से सिंपल होल रेशियो से रिलेट करेगा। कोई मुश्किल नहीं है, लॉ का नाम आ गया तो भयानक चीज होगी, ऐसा नहीं होता। इसमें देखो रेशियो निकालते हैं, इसमें ऑक्सीजन कितनी है 16 ग्राम, आप जानते हैं ना ऑक्सीजन का मोलर मास। इसमें ऑक्सीजन कितनी है 32 ग्राम, तो ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो जाएगा 1:2, सिंपल होल रेशियो। यहाँ देखो यहाँ पे भी सेम वही है, 16 ग्राम एंड 32 ग्राम, तो क्या हो जाएगा 1:2, एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रही है, सिंपल होल रेशियो में। इसमें ऑक्सीजन का 32 ग्राम है और 16 3 48, तो क्या हो जाएगा 2:3। समझ में आया आप लोगों को लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि जब भी कोई 2 से ज्यादा 2 एलिमेंट्स अलग अलग तरीके से कंबाइन करके 2 तरह के कंपाउंड बनाते हैं और उनमें एक एलिमेंट का मास दोनों ही कंपाउंड में बराबर है, तो जो दूसरा जिसका मास बराबर नहीं है वो दोनों ही कंपाउंड में सिंपल होल रेशियो में रिलेट करेगा। ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब एक और मजेदार सा लॉ बताते हैं, गैसियस अगर कॉम्बिनेशन हो रहे हैं तो। अभी मैं बताती हूँ। अगला लॉ हमारा है गे-लुसाक्स लॉ। ये क्या कहता है, इसमें बड़ा मजेदार सा लॉ है। ये कहता है कि जब भी कोई एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं गैसियस फॉर्म में, इस लॉ के बारे में हम बात करेंगे जब कॉम्बिनेशन हो रहा है गैसियस फॉर्म में, तो क्या होता है। जैसे मान लो हमारा कॉम्बिनेशन हुआ H2 + O2, किस स्टेट में है, ये गैसियस स्टेट में है, और क्या बना रहे हैं वाटर, वो भी गैसियस स्टेट में। अब कई बच्चे बोलेंगे मैडम वाटर गैस नहीं होती। बेटा कोई भी कंपाउंड तीनों स्टेट में पाया जा सकता है, टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस पे। वाटर होता नहीं है, वाटर वेपर्स गैसियस होती है। तो जब ये सारे के सारे गैसियस स्टेट में है ना, बैलेंस भी हमें करना जरूरी है। बिना बैलेंस किए मैंने बताया आप लोगों का काम नहीं चलेगा। अब ये कह रहा है, इनका कहना है कि कोई भी जब गैसेस कंबाइन करती हैं तो वो वॉल्यूम्स में कंबाइन करती हैं। कंफ्यूजन नहीं, कुछ नहीं। अगर इसको देखें तो हम देखो ये सोशियोमेट्री इसकी क्या होती है। सोशियोमेट्री का मतलब होता है कितने एटम्स
या कितने मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं, कितने कंपाउंड के कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, वो स्टोइकियोमेट्री है। या फिर हम इसको मोल्स में भी गिन सकते हैं। अभी थोड़ी सी देर इस लो के अलावा मैं स्टोइकियोमेट्री बताती हूँ, फिर देखते हैं। अगर मैं इसको बात करूँ तो क्या कह रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के। और अगर हम मोल्स में गिने तो 2 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कितना बना रहा है, 2 मोल वाटर के। हम इसको मासेज में भी ले सकते हैं। मास की बात करें तो कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन का 1 2 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो 36 ग्राम वाटर बनाएगा। ये स्टोइकियोमेट्री है। अब इसी को अगर हम वॉल्यूम्स में लें तो क्या होगा, ये 1 वॉल्यूम ऑफ H2 सॉरी 2 है ना बैलेंस में, 2 वॉल्यूम्स ऑफ H2 विल कंबाइन विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 2 वॉल्यूम्स ऑफ H2। कहने का क्या मतलब है, ये वॉल्यूम में कंबाइन होंगी और एक दूसरे से सिंपल होल रेशियो में रिलेट करेंगे। कोई नाम लो हो गया, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखो रिलेशनशिप क्या बन रहा है, रिलेशनशिप 2:1:2। कहने का क्या मतलब है, इनका रेशियो ये वॉल्यूम्स में कंबाइन होंगी और सिंपल होल रेशियो में होंगी। अगर इसी को अगर हम ml में लें तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम अगर मैं 50 ml ले लूं, 1 वॉल्यूम मेरी अगर मान लो से फॉर एग्जांपल 50 ml ऑक्सीजन है तो 2 वॉल्यूम यानी कि 100 ml हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे तो कितना बनाएंगे, अब फिर से वॉल्यूम आ गई कितना 2 होगी ना, तो 100 ml वाटर बना लेंगे। अब इन वॉल्यूम्स को भी हम रिलेट मासेस के साथ करने वाले हैं। बस बेसिकली ये लॉ यही कहता है कि गैसेस जब कंबाइन करती हैं तो वॉल्यूम में कंबाइन करती हैं और वो जो वॉल्यूम है एक दूसरे से सिंपल होल रेशियो में रिलेट करती है। ये छोटे से बेसिक से आप लोगों के 4 लॉ हैं जो जानने जरूरी थे। अब बेसिक हैं बट जरूरी है। अब मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस के बारे में बताने जा रही हूं जो रिलेशनशिप डेवलप करेगा मोलर मास का, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, वॉल्यूम का, वेपर डेंसिटी का, सब लोगों का रिलेशन एक जगह ला करके हम लोग डिस्कस करेंगे और वो होता है एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। ये क्या कहता है, आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट याद होगा। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, जितना जिसका मोलर मास होता है उतने ग्राम में वो 1 मोल होता है। हम एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस ये क्या कहते हैं, बड़ी शानदार हाइपोथेसिस है। बहुत केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा भाग न्यूमेरिकल्स का इस पे डिपेंड करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। एवोगैड्रो कहता है, इसको हम लोग एक जादुई नंबर है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, आप सब लोग जानते हैं इसको। इसका मतलब होता है एवोगैड्रोस नंबर। एन नोट से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं, बहुत जगह आपको NA से भी डिनोटेड होगा। एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं इसको और इसका मतलब होता है 1 मोल। कोई भी पार्टिकल, कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल अगर इतने हैं तो इसका मतलब वो 1 मोल है। अब इसका रिलेशनशिप कहां पे, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस कहता है इसका रिलेशनशिप अगर हम इतने नंबर्स कैलकुलेट करने चले तो पॉसिबल नहीं है, तो मोल को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो जितना जिसका मोलर मास होता है उसमें वो 1 मोल होता है। जैसे H2 की अगर बात करें, H2 अगर हमें 1 मोल चाहिए H2 के मॉलिक्यूल्स तो कितना ग्राम लेना पड़ेगा, 2 ग्राम, क्योंकि इसका मोलर मास कितना है 2 ग्राम ऑफ H2 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ H2। इसी तरह से अगर मुझे ऑक्सीजन लेना है तो O2 कितना, अगर 1 मोल लेना है तो 1 मोल ऑफ O2 के लिए हमें ऑक्सीजन, इसका मोलर मास कितना 32, तो 32 ग्राम ऑफ O2 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ O2। तो एक मोटी मोटी बात ये हो गई, मोलर मास इज इक्वल टू 1 मोल, या फिर सीधा सीधे मैं नंबर्स लिखती हूँ, मोलर मास इज इक्वल टू 6.022 into 10 raised to the power 23 particles।
ये मोलर मास से तो रिलेट कर गया, लेकिन एवोगैड्रो ने एक और शानदार बात बताई। उन्होंने बताई जब गैसेस होती हैं तो अंडर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर मान लो मैं 298 केल्विन पे कुछ गैसेस की बात करूं और सेम प्रेशर रखूं, तो उनकी वॉल्यूम 1 मोल में हमेशा एक ही रहेगी। 1 मोल गैस एट STP इज ऑलवेज इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स। कुछ बुक्स में 22.7 लीटर्स भी मिलेगा। ये देखो यहाँ पर इसको मैं इरेज करती हूँ और एक रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं बहुत बढ़िया सा। ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे दोनों चीजें कैसे हो रही हैं। ये 1 मोल का मतलब यही है, या फिर मैं इसको लिख दूं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। दो चीजें आई निकल के, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स मतलब मोलर मास, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स उतना में ही 22.4 लीटर होगी। बहुत मजेदार है। फिर से देखो एक बार और, अब मैं आप लोगों को एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, तब समझ में आएगा कि आप 30 लीटर्स ऑफ कौन सी गैस लें, कोई सी भी गैस ले लेते हैं, चलो CO2 गैस ले लेते हैं। हम कह रहे हैं कि 30 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड का मास कैलकुलेट करो। हम एक बात जानते हैं कि 1 मोल ऑफ CO2 मतलब कितना, इसका मोलर मास कितना हो गया, 12 प्लस 32 इज 44 ग्राम, राइट। और एक बात हम और जानते हैं, 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू, क्योंकि ये गैस है, अंडर STP इज 22.4 लीटर्स। मतलब 22.4 लीटर में है 44 ग्राम। आ जाओ यूनिटरी मेथड, 22.4 लीटर्स में है 44 ग्राम। तो 1 लीटर में कितनी होगी, 1 लीटर में होगी 44 डिवाइडेड बाई 22.4। अब हमें कितने में निकालनी है, आप 30 में निकालो, आप 40 में निकालो, आप 150 में निकालो, आप 250 में निकालो, मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो 30 लीटर्स में होगा 44/22.4 इंटू 30 ग्राम। रिलेशनशिप आ गया किसका, हमने क्या निकाला, लीटर्स में मास के, इतने लीटर में कितना मास होगा। और अगर हमें मास दे रखा है तो हम लीटर्स में निकाल सकते हैं, बिल्कुल। उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलो, अगर मुझे दे रखा है से फॉर एग्जांपल 5 किलोग्राम दे दिया, चलो कोई सी भी गैस ले लेते हैं, 5 किलोग्राम ऑफ क्या ले, O3 ले लेते हैं, चलो ओजोन गैस ले लेते हैं। इसकी वॉल्यूम बताओ, फाइंड आउट द वॉल्यूम इन 5 किलोग्राम्स ऑफ ओजोन। फिर वही वाली बात जो हम जानते हैं वहां पे चलते हैं। इसका मोलर मास कितना हो गया, 16 3 48 ग्राम। हम जानते हैं 48 ग्राम ऑफ O3 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ क्या, ओजोन। हम एक और बात जानते हैं, गैसेस एट अंडर STP कितना हो जाएगा, 1 मोल ऑफ O3 की वॉल्यूम कितनी होगी, 22.4 लीटर्स। फिक्स है ये, तो चेंज होने से रहा। कोई भी मोल अंडर STP, कोई भी गैसेस सॉरी अंडर STP अगर 1 मोल है तो उसकी वॉल्यूम इतना ही होगा। और मासेस हम जानते ही हैं, मोलर मास में जितना ग्राम, जितना उसका मोलर मास होता है उतने ग्राम में वो 1 मोल होता है। अब इस रिलेशनशिप से देखो, अब हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम यानी कि हमारे पास क्या कह रहा है ये, 48 ग्राम में कितना है, 48 ग्राम में है 22.4 लीटर्स। तो 1 ग्राम में कितना होगा, 22.4 बाई 48 लीटर्स। 5 किलोग्राम में कितना होगा, 5 किलोग्राम को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ग्राम्स में। 5000 ग्राम्स में कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाई 5000। किसी भी गैस का मोलर मास और वॉल्यूम का रिलेशनशिप हम बहुत आसानी से एवोगैड्रो हाइपोथेसिस से निकाल सकते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कराती हूँ। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस कहता है कि कोई भी गैस अंडर STP उसकी वॉल्यूम होगी 22.4 लीटर्स और 1 मोल सब्सटेंस कितने में होगा,
जितना उसका मोलर मास है उतने में। ऑक्सीजन, अगर हम गैस की बात करें O2 तो 32 ग्राम में 1 मोल होगा। ऑक्सीजन एटम की बात करें तो 16 ग्राम में 1 मोल होगा, राइट। मोलर मास निकालो और मोल से रिलेट करो। ये बड़ी मजेदार सी है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस की और बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ये। इसके बाद एक लास्ट बहुत छोटा सा टॉपिक करवा देती हूँ, वेपर डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस से भी रिलेट करता है ये। वेपर डेंसिटी, किसी भी गैस की अगर वेपर डेंसिटी हमें मालूम है तो उसका हम मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका मोलर मास हो जाएगा। वेरी सिंपल। अगर आप लोगों को वेपर डेंसिटी की जगह अगर रिलेटिव डेंसिटी कभी लिखा हुआ है तो भी एक ही बात होगी, रिलेटिव डेंसिटी या वेपर डेंसिटी गिवन है तो हम उसका मोलर मास बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और मोलर मास निकल गया तो वॉल्यूम भी और सारी चीजें निकल जाएंगी। तो एवोगैड्रो ने ये दो चीजें हम लोगों को बताई, रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम, मास, मोल एंड वेपर डेंसिटी। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं, इनको ध्यान में रखेंगे, एक एक करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते चले जाएंगे। और जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि 11th और 12th का सेशन शुरू होते ही रेगुलर वीडियोस में आप लोगों को डालूंगी केमिस्ट्री के, तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस एग्जाम्पल्स के साथ लेके आऊंगी। आप लोग पढ़ते रहिए, तब तक के लिए टेक केयर।